चलो जी, आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे। आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट्स। आप इसको फाइनल अकाउंट्स नाम दे सकते हैं और आप इसको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इस टॉपिक का नाम भी दे सकते हैं। एक बात सबसे पहले सब बच्चे अच्छे से समझ लो, इस चैप्टर पर आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पूरा पेपर डिपेंड करता है। यह बात मान करके ही पढ़ना। इस पूरे चैप्टर पर सीए फाउंडेशन का पूरा अकाउंट्स का पेपर डिपेंड करता है कि ये पेपर आपका कैसा होगा अकाउंट्स का, ये चैप्टर पेपर में बैठ के डिसाइड करेगा। बेटा इस चैप्टर में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप अगर एक बिजनेस हैं, यहां हम लोग केवल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की पहली बात तो बात करेंगे। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैं और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर ईयर एंड पर अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो है फाइनल अकाउंट्स बना करके उससे रिजल्ट निकालना होता है। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाकर हम लोग जो है रिजल्ट निकालेंगे कि आपके बिजनेस की क्या पोजीशन निकल करके आई है। तो मैंने जैसा कि कल थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन किया था कि जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं बेटे, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें जर्नल या सब्सिडरी बुक्स हम बनाते हैं। उससे पोस्टिंग करके इंडिविजुअल बैलेंस निकालने के लिए लेजर बनाते हैं और लेजर को क्लोज करके अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। एक बच्चा कहता है सर आप बीच में ट्रायल बैलेंस लिखना भूल गए, आप बीच में ट्रायल बैलेंस लिखना भूल गए। तो मैं आपको यह बता दूं, ट्रायल बैलेंस बनाना मैंडेटरी होता ही नहीं है। समझ गए? ट्रायल बैलेंस बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। जब आप अकाउंटिंग करेंगे जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से क्लोजिंग एंट्री बनती है, जिनसे डायरेक्टली आप फाइनल अकाउंट्स में लेके जाते हो। मैं आप लोगों को यह बात ऐसे बता दूं कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये बात मैंने रेक्टिफिकेशन में भी थोड़ा थोड़ा आपको बताई थी। 3 टाइप्स के अकाउंट है बेटे। सबसे पहले नंबर पर है मेरे पास पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 पर मेरे पास है रियल अकाउंट्स, और नंबर 3 पर मेरे पास है नॉमिनल अकाउंट। अब मैं पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किसी पर्सन को रिलेट करते हैं, और जो रियल अकाउंट होते हैं ये बिजनेस की टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट को रिलेट करते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल लेजर बनाकर, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इनके क्लोजिंग बैलेंस बचते हैं। इनके क्या बच जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस। अगर कोई पर्सनल अकाउंट डेटर या क्रेडिटर है, तो ईयर एंड में हमें पता चलेगा कि उससे कितने पैसे लेने हैं या उसके कितने पैसे देने हैं। और एसेट का बैलेंस अगर होगा तो हमें पता चलेगा कि एसेट इतने रुपए की बची हुई है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इनके क्लोजिंग बैलेंस बचते हैं, और इनके जो क्लोजिंग बैलेंस बचेंगे उन्हें हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यानी इस साल के क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस होंगे, बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स always carried forward for next year.
इन अकाउंट्स के जो बैलेंस है उसे अपन क्या करेंगे, कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। तो जो कैरिड फॉरवर्ड करेंगे तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इनके जो बैलेंस होंगे, नोट रिटर्न ऑफ बाय क्लोजिंग एंट्री, इनको हम लोग क्लोजिंग एंट्री बना के रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। समझ गए? इनको हमेशा, अगर मैं फर्नीचर का, आप मेरी बात समझिए, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बीच में इस बात को रोक कर आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले मैंने आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाया था। अब उसमें एक तो मैं बना रहा, आप बनाइएगा मत, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। एक तो अपन बनाते थे मशीनरी का लेजर, आप रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को। एक तो अपन बनाते थे मशीनरी का लेजर और एक अपन बनाते थे डेप्रिसिएशन का लेजर। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आपको ना कुछ बच्चों को लगता है यार ये रूल जो सर ने बताया थ्योरी पढ़ा दी, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में प्रैक्टिकल इसको मैं बात को ऐड करूंगा। अब मशीनरी का नेचर बताओ पहले कौन सा है, रियल। और डेप्रिसिएशन का नेचर कौन सा है, नॉमिनल। अब अपन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैंने मशीनरी खरीदी, जर्नल एंट्री क्या बनाई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी में क्या लिखा, टू बैंक। मान लो मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, सबका ध्यान मेरी स्क्रीन पर रहना चाहिए, और खासकर प्रीत भाई साहब आपका, ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं ना, आपने 11th क्लास का अकाउंट्स अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, आपने और आपने गर्वित, आपने मेरे को बोला था। तो अगर आपने उन बातों को रिलेट नहीं किया ना तो आप फाइनल अकाउंट में पक्का पक्का फंसेंगे बड़े क्वेश्चंस में, इसलिए मैं पहले से रिलेट करवा रहा हूं, तो ध्यान सीधा सीधा स्क्रीन पर रहना चाहिए। अब मशीनरी बनाई, खरीदी, एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ईयर एंड पर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया, जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये ईयर एंड पर इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। मान लीजिए अपन ने 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया, तो एंट्री क्या बनेगी मशीनरी में, बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, ये लिखेंगे टू मशीनरी, और वैल्यू आ गई 10,000। ये काम हो गया, इतना ही काम होना था। अब ये देखो, इधर मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, जबकि मैं बैंक का लेजर नहीं बना रहा हूं, जबकि बनाना चाहिए। और एक मैंने बना दिया डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और मैंने पोस्टिंग कर दिया। अब मशीनरी का और डेप्रिसिएशन दोनों का लेजर एक बार के लिए मैंने बना दिया। अब जिसको एक्चुअल में बात समझ में आ रही है, अब एक बात बताओ, और अगर मैं इसको और ज्यादा शानदार पढ़ाने की कोशिश करूं, पहली एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एक बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं लोग, पूरी लेजर पोस्टिंग करें, ये लेजर का भी रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी में क्या लिखा, टू बैंक, और बैंक में क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी। ये हमने लिख दिया 1 लाख, सही है। जर्नल एंट्री बनाई, मशीनरी खरीदने की, डेप्रिसिएशन लगाने की, एंट्री बन गई। अब ये बताओ, स्क्रीन पर जर्नल बन गया, स्क्रीन पर लेजर बन गया, ट्रायल बना सकते हो ना, लेजर क्लोज करेंगे ट्रायल बन जाएगा, और ट्रायल आपका मैच भी करेगा। लेकिन सही मायने में ट्रायल मैंडेटरी नहीं है। अब जर्नल से लेजर बना के लेजर से डायरेक्टली क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स, सही है। अब फाइनल अकाउंट्स है तो फाइनल अकाउंट्स में क्या बना, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। अब कौन सी चीज कहां जाएगी वो इनके नेचर पर डिपेंड करेगी। अब आप मेरे को ये बताओ, मशीनरी रियल, पर्सनल या नॉमिनल, तीनों में से क्या है, रियल है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर में आपको जो थ्योरी लिखवाने वाला हूं उसमें रियल अकाउंट के बारे में मैं क्या बता रहा हूं, कि रियल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा
वो एट द एंड ऑफ द ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ईयर एंड पर मैं कोई राइट ऑफ करने की क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाऊंगा रियल अकाउंट के लिए। क्या ये वाली बात क्लियर है? पर्सनल के लिए भी नहीं बनाऊंगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? बिल्कुल मैं बाल की खाल निकाल के पढ़ा रहा हूं तुम्हें। चलो आगे। तो मशीनरी का जो बैलेंस है वो क्योंकि रियल है, मेरे को राइट ऑफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल अकाउंट राइट ऑफ नहीं होगा। और यहां मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस सीडी। तो मैं बैलेंस सीडी 1,00,000 में से 10,000 डेप्रीशिएशन गया तो कितना लिखा? 90। अब बैलेंस सीडी है तो बैलेंस को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए? कैरी फॉरवर्ड। हाँ या ना? इसीलिए अपन क्या करेंगे, जब फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में एक तो बनेगा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का फॉर्मेट कंबाइंड बनता है, बट जब उसको अपन करेंगे लिखेंगे इसका एक पार्ट ट्रेडिंग के लिए होता है और एक पार्ट पी एंड एल के लिए होता है, और एक अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। अब जिन बच्चों को ये डाउट आता है कि सर कौन सी आइटम कहां आएगी, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने जर्नल बनाया, जर्नल से मैंने लेजर बनाया। लेजर में पहला नाम किसका आ गया? मशीनरी का। अब मेरी हार्ड डिस्क में क्या बात आनी चाहिए कि मशीनरी का नेचर कौन सा है? रियल अकाउंट है। तो रियल को क्लोजिंग एंट्री बना के राइट ऑफ तो कम से कम नहीं करना। तो रियल अकाउंट का बैलेंस क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी कितना बचा? 90। अब ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस एसेट का होगा। तो बैलेंस शीट में हमने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज ये जो साइड बनाई, मशीनरी का डेबिट बैलेंस है 90,000। लीजिए मशीनरी का जो डेबिट बैलेंस है 90,000, ये आपका चला जाएगा एसेट साइड। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? बोलो क्लियर है क्या? दूसरा, आपका दूसरा लेजर किसका है बताओ? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का ईयर एंड पर अब क्या होना है? राइट ऑफ। नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पर क्या होगा? अभी इसकी थ्योरी में लिखवाऊंगा यार, नॉमिनल अकाउंट की थ्योरी अभी मैं लिखवाऊंगा, सही है। अब नॉमिनल अकाउंट जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो नॉमिनल अकाउंट में दो कैटेगरी होती है। नॉमिनल अकाउंट में एक हो गई एक्सपेंस और एक हो गई इनकम। उनकी भी दो दो कैटेगरी है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जो डेप्रीशिएशन है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डेप्रीशिएशन हमारे बिजनेस का कौन सा एक्सपेंस होता है? इनडायरेक्ट। जबकि अभी इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे जस्टिफाई करेंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, उसको हम जस्टिफाई करेंगे। अभी के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूं एक बार कि डेप्रीशिएशन कौन सा अकाउंट है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको ईयर एंड में क्या करना पड़ेगा? बैलेंस निकालूं या राइट ऑफ करूं? राइट ऑफ करने के लिए हम एक अकाउंट यूज करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट या तो पी एंड एल। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग से, इनडायरेक्ट है तो पी एंड एल से राइट ऑफ होगा। अब एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन अकाउंट का बैलेंस 10,000 कौन सा बैलेंस है बेटे? डेबिट। अगर मैं बोलूं इसको राइट ऑफ करो तो बेटा राइट ऑफ करने के लिए जिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, अगर मैं बोलूं उसको राइट ऑफ करो तो अब उसको रिवर्स कर दो, वो राइट ऑफ हो जाएगा। यानी डेप्रीशिएशन का बैलेंस डेबिट है तो अब उसको क्या कर दो? क्रेडिट। तो मैं राइट ऑफ करने की एक एंट्री बनाऊंगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। ये एंट्री बनाऊंगा 10,000। और आप याद करो अभी जब मैंने डेप्रीशिएशन का चैप्टर पढ़ाया तो मैंने आपको डेप्रीशिएशन का लेजर पहली दूसरी क्लास में करवा के फारिग कर दिया था। क्या क्या के कि बेटा मशीनरी के लेजर को तो बार बार बनाना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन में तो सिर्फ इतना है कि जितना पर ईयर डेप्रीशिएशन लगाओगे ईयर एंड में उसको बाय पी एंड एल क्या कर दोगे? राइट ऑफ। मैंने इतना पढ़ा के छोड़ दिया था कि जितना डेप्रीशिएशन हर साल लगाओ बाय पी एंड एल क्या कर दो? राइट ऑफ। क्यों कर दो? क्योंकि डेप्रीशिएशन का नेचर कौन सा है? नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पे क्या होना है? राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए तुमने क्या बनाई? क्लोजिंग एंट्री। राइट ऑफ करने के लिए तुमने क्या बनाई? क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री रियल और पर्सनल के लिए तो बनेगी नहीं, किसके लिए बनेगी? नॉमिनल के लिए। अब क्लोजिंग एंट्री मैंने क्या बनाई? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। इस एंट्री को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। पहले तो ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? ये किसी लेजर को क्लोज करने के लिए बनाई है। अब मेरे को डेप्रीशिएशन का लेजर क्लोज करना है। डेप्रीशिएशन इस साल का जो बैलेंस है अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है
नहीं बनेगा। सही है। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन सबको ईयर एंड पे क्या करना होता है, राइट ऑफ। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ईयर एंड में राइट ऑफ करने ही करने हैं। नॉमिनल अकाउंट टेम्परेरी होते हैं और टेम्परेरी होते हैं इसीलिए नॉमिनल अकाउंट का नाम नॉमिनल अकाउंट होता है। समझ गए। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया 3 तरह के अकाउंट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, तो मैंने तुमसे पूछा कि भाई नॉमिनल अकाउंट का नाम नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, इसीलिए होता है कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है टेम्परेरी। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे वो सारे के सारे क्या है, टेम्परेरी है। ईयर एंड पे अपने को क्या करने हैं, राइट ऑफ। तो डेप्रीशिएशन टेम्परेरी है, ईयर एंड पे राइट ऑफ करना है। इसका बैलेंस अगले साल का ओपनिंग नहीं बन सकता, इसीलिए अपन इसको क्या करेंगे, पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। तो मैंने एंट्री क्या बनाई, क्लोजिंग एंट्री क्या बनाई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। और सुनो, जब अपन इस एंट्री को बना देंगे क्लोजिंग एंट्री को और इसकी पोस्टिंग करेंगे तो डेप्रीशिएशन में मैंने क्या लिखा, बाय पी एंड एल लिखा, नहीं लिखा, हाँ जी। और पी एंड एल में जाके बताओ मैं क्या लिखूंगा, पी एंड एल में जाके लिखूंगा टू डेप्रीशिएशन। ये रीजन है बेटा कि डेप्रीशिएशन को या किसी भी नॉमिनल अकाउंट को, एक्सपेंस को अपन पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में क्यों लिखते हैं। ये रीजन है कि नॉमिनल अकाउंट को ईयर एंड पर मैंने किससे राइट ऑफ कर दिया, डायरेक्ट था तो ट्रेडिंग से, इनडायरेक्ट था तो पी एंड एल से राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग एक एंट्री बना रहे हैं जिसका नाम है क्लोजिंग एंट्री। जब इसकी एंट्री में बना रहा हूं पी एंड एल टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन में लिखूंगा बाय पी एंड एल, पी एंड एल में जाके क्या लिखूंगा, टू डेप्रीशिएशन। ये रीजन है कि डेप्रीशिएशन पी एंड एल की डेबिट में आता है। रटे रटाए फॉर्मेट से अपने को नहीं पढ़ना कि खर्चे हैं तो पी एंड एल की डेबिट में, इनकम है तो पी एंड एल की क्रेडिट में। आए नहीं है, एंट्री बना के लाए गए हैं। अब एक बात बताओ, बैंक बैलेंस को आप ट्रेडिंग पी एंड एल में लिखोगे, बैलेंस शीट में लिखोगे ना। अब बैंक बैलेंस को बैलेंस शीट में क्यों लिखोगे, क्योंकि जैसे मशीनरी का नेचर कौन सा है, रियल, डेप्रीशिएशन का नेचर कौन सा था, नॉमिनल, तो राइट ऑफ करना पड़ा। अब एक बात बताओ, बैंक का नेचर कौन सा होगा, पर्सनल। बैंक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होता है, आता है एसेट या लायबिलिटी में, बट पर्सनल अकाउंट होगा। अब पर्सनल अकाउंट है तो ईयर एंड पे राइट ऑफ करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालेंगे तो ये बैलेंस कितना आ गया, 1 लाख। अब क्योंकि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो कहां जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है ना मेरे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लायबिलिटी में आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख। अगर पूरे साल में मैंने केवल ये एंट्री करी होती, बैलेंस शीट मैच करके दिखाऊं, ये देखिए मैंने 2 एंट्री बनाई और ये देखिए इसका इंपैक्ट, इनके लेजर बना दिए, पोस्टिंग कर दी, लेजर को क्लोज करके मैं फाइनल अकाउंट में ले आया, मशीनरी को बैलेंस शीट में, डेप्रीशिएशन को नॉमिनल राइट ऑफ, बैंक को लायबिलिटी में क्योंकि ओवरड्राफ्ट हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या है, नील। पी एंड एल में डेप्रीशिएशन से क्या हो गया, लॉस, लॉस का अमाउंट नेट लॉस हो गया कितना, 10,000। अब लॉस के अमाउंट का क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके क्या करते हैं, कैपिटल में जाके क्या करते हैं, माइनस। कैपिटल का वैल्यू मेरे पास कितना है, 0, और लॉस कितना हो गया, 10,000। तो कैपिटल माइनस में कितनी चली गई, 10,000, तो माइनस में चली गई, तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस 10,000 लॉस, कितना बच जाएगा, ये बैलेंस शीट मैच होगी। देखो आप, होगी ना मैच। मैंने एक बात बताई आपको, कंसेप्ट बताया आपको मैंने, बैलेंस शीट ऐसे मैच होती है। अगर इसमें सेल परचेज होते, सब होता, इनकम एक्सपेंस सब होता, तो ये प्रॉपर, मैं जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सारी बातें होंगी। यहां तो मैंने 2 एंट्री लिख के बताई हैं, जब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सारी बातें होंगी। अगर तुम्हें मैं ऐसे लेजर बना के दिखाऊं तो मैं 10 एंट्री बना लेता हूं, 2 एंट्री परचेज की बना लेता हूं, 2 सेल की बना लेता हूं, 2 इनकम की बना लेता हूं, 2 एक्सपेंस की बना लेता हूं, है ना, 1 डेप्रीशिएशन की बना लेता हूं, तो उसकी लेजर बना दूंगा, उनके लेजर बनाऊंगा, क्लोज करूंगा, ये सारे लेजर क्लोज हो के इनमें आ जाएंगे, फाइनल अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो फाइनल अकाउंट ऐसे ही तैयार होता है बेटा। तो सबसे पहली बात जर्नल बनेगा, जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर को क्लोज करके डायरेक्ट क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाना मैंडेटरी नहीं है,
ट्रायल बैलेंस सिर्फ आप अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बना रहे हो। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है, तो भैया फिर इस क्लोजिंग एंट्री का बताओ क्या रोल हुआ? फिर इस क्लोजिंग एंट्री का क्या रोल हुआ बताओ? ये मैंने डेप्रीशिएशन में बाय पी एंड एल लिखकर मैं सीधा ले गया ना डेप्रीशिएशन को, कहा पी एंड एल में ले गया ना मैं, पी एंड एल में क्लोजिंग एंट्री बनाई तो गया ना। तो फिर इन क्लोजिंग एंट्री का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं, जो ट्रायल बैलेंस अपन बनाते हैं वो सिर्फ क्या होता है, एक तरह का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का तरीका है। अब आप पहले मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके अंदर ट्रायल बैलेंस ही गिवन होगा। आप बोलोगे सर एक तरफ तो आप कह रहे हो ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं है और क्वेश्चन में गिवन भी ट्रायल बैलेंस होगा। तो भैया क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस इसलिए गिवन है कि मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस में 30 आइटम है, सही है ना? अगर मैं वो 30 आइटम ट्रायल बैलेंस में ना लिख के दूं और मेरे को तुमसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करवाना हो तो मेरे को तुम्हें 30 लेजर बना के देने पड़ेंगे क्वेश्चन में, नहीं बना के देने। आप पहले ये समझो क्वेश्चन बन कैसे रहा है। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में मशीनरी का बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में बैंक का बैलेंस है, डेटर का बैलेंस है, क्रेडिटर का बैलेंस है, एक्सपेंस के बैलेंस है, इनकम के बैलेंस है। अगर वो बैलेंस समरी तो है ना, समरी ऑफ लेजर ही तो है। अगर वो समरी ऑफ लेजर ना बना के दूं और मेरे को तुमसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करवाना हो तो मेरे को तुम्हें ऐसे लेजर बना के देने पड़ेंगे पूरे पूरे साल भर के। और मैं बोलूंगा लेजर बनाकर 30 लेजर के फॉर्मेट तुम्हें दूंगा, मैं बोलूंगा ये लो साल, पूरे साल में ये जर्नल एंट्री हुई है साल भर में और अब इनसे लेजर पोस्टिंग हो गई है, ये लेजर है, बनाओ इनसे फाइनल अकाउंट। तो मेरे क्वेश्चन पेपर की लेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी? आप जस्टिफाई कैसे करोगे? तो हमने उसको समरी बना दिया और हमने सब लेजर के बैलेंस निकालकर किस में पुट कर दिए? ट्रायल बैलेंस में। और हमने ये बता दिया कि ये बैलेंस है इन अकाउंट के। अब आपकी कॉमन सेंस क्या करती है? पहला बैलेंस मैंने ट्रायल बैलेंस में दिया मशीनरी का। अब आपका दिमाग क्या बोलता है? मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल। तो रियल अकाउंट है तो ईयर एंड में क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। बैलेंस है तो किस में जाएगा? बैलेंस शीट में। आपको मैंने दिया अगला बैलेंस रेंट का। अब रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो आपको पता है रेंट नॉमिनल है तो क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। राइट ऑफ करना पड़ेगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? अब रेंट को राइट ऑफ करने के लिए आप क्या देखोगे कि रेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? अब डायरेक्ट है तो कहां से राइट ऑफ करते? ट्रेडिंग से। इनडायरेक्ट है तो कहां से राइट ऑफ करते? पी एंड एल से। अब रेंट को मैंने इनडायरेक्ट मान लिया। रेंट का मेरे ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस पड़ा है 10,000, इसका मतलब 10,000 मैंने रेंट पेड किया होगा। ईयर एंड में राइट ऑफ करना है तो आपको पता जर्नल एंट्री क्या बनेगी राइट ऑफ करने की? क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब पी एंड एल टू रेंट बनाओगे तो रेंट के लेजर, रेंट का लेजर तो तुमने बनाना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पहले से आपको बना के दे रखा है। अब पी एंड एल टू रेंट बनाओगे तो पी एंड एल में जरा पोस्टिंग करना, क्या बनेगी? पी एंड एल में क्या लिखोगे? इसीलिए पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में रेंट आ रहा है, रट्टे काय को मारने। सही है? तो कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल से राइट ऑफ। और जो रियल और पर्सनल अकाउंट होंगे उनके बैलेंस क्या करने पड़ेंगे? कैरी फॉरवर्ड। मैं रायता तो नहीं फैला रहा? कई बार क्या होता है ज्यादा पढ़ाया हुआ भी नुकसान कर देता है कि सर सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा था, आपने रायता फैला के छोड़ दिया, हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है, आप क्यों घुमा फिरा के बात कर रहे हो? मैं थोड़ा लॉजिकल बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं इस कंसेप्ट के साथ जाऊंगा आगे, मैं ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं बेटे कि जब मैं तुम्हें ट्रायल बैलेंस दूंगा और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट एंट्री दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो फिर मेरे को तुम्हें ये ना रटवाना पड़े कि भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक बार आएगा और बाहर है तो 2 बार आएगा। याद है क्या? याद है क्या? अपन अपन एडजस्टमेंट को क्या करते थे? अगर कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक बार आएगी और बाहर है तो 2 बार आएगी। अब अपने को आज तक उसका ये बेस नहीं पता कि ऐसा होता क्यों है, तो वो सारी बातें मैं पहली बात कनेक्ट करूंगा। दूसरी बात सुन लो, मैं आज ही आपको बता रहा हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। पहले तो मैं यही रीजन बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक बार क्यों आएगी, बाहर है तो 2 बार क्यों आएगी, उसका मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। वो बात भी तुम्हें एक क्लास में समझ में आ जाएगी, वो कोई कहानी नहीं है, वो तो आपको पता नहीं इसलिए आपको लग रहा है ये क्या रूल है। जब मैं बता दूंगा तो आपको रूल, जैसे अब आपको पता लग गया ना कि रेंट पी&एल में क्यों आ रहा है। कल तक प्रथम बोल रहा था डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, अब इसको पता लग गया कि नहीं यार ये रूल नहीं है,
नॉमिनल अकाउंट को राइट ऑफ किया, इस वजह से डेबिट में आ रहा है। चलो दूसरी बात वो भी पता लग जाएगी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक बार क्यों, बार है तो दो बार क्यों, वो भी एक बात है, कंसेप्ट बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन असली मामला पता कब आएगा? असली मामला आएगा एडजस्टमेंट एंट्री जब अपन करेंगे। अब मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखवाऊंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की चलो मैं तुम्हें जर्नल एंट्री भी बता दूंगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट में मैंने लिखा तो कहां कहां आएगा तो मैं लिखवाऊंगा, लिखो बेटा। एक तो ये P&L के एक्सपेंस में ऐड होगा और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। फिर मैं अगली बात बताऊंगा, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा ये यहां यहां आएगा। फिर मैं ऐसे करते करते 30 35 40 एंट्री मैक्सिमम करवा दूंगा और पेपर में उनके बाहर आ गई, फिर फंस गए। अगर पेपर में उनसे अलग कोई एंट्री आ गई फिर क्या करोगे? फिर आप ये कहते ना सर आपने करवाया नहीं था, आपने सिलेबस पूरा नहीं करवाया। तो भैया ये इल्जाम मैं लूंगा नहीं अपने ऊपर। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि कोई भी एंट्री आ जाए, कोई भी, जो मैंने कभी पढ़ाई हो या ना पढ़ाई हो, आपकी कॉमन सेंस ये बता दे कि इसका फाइनल अकाउंट में ये ट्रीटमेंट होगा, तो मेरा रोल खत्म हो जाता है। समझ गए? कोई भी ऐसी एंट्री जो मैंने कभी नहीं पढ़ाई और फाइनल अकाउंट में उसको कैसे डील करेंगे मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन मेरे बिना बताए भी आपको पता हो, मेरा चैप्टर तब खत्म होगा। समझ गए? बेटा इस चैप्टर में मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और ये आ गया 20 नंबर का क्वेश्चन एक तरफ से तो पेपर एक तरफा हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, पक्का 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 आपका बैच वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा और आप ये बोलोगे सर ठीक हुआ हमारा बैलेंस शीट भी मैच कर गई थी। ठीक है जी। अब उसके लिए अपने को क्या पढ़ना है? अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो अपने मेंटली क्या, देखो मैंने हमेशा क्या बोलता हूं, मेरी एक लाइन फेमस है, सारा गेम मानसिकता का है, कि जब तक आपको मेंटली लग रहा है मुश्किल है तब तक वो मुश्किल है, जब आपको लगेगा ये तो मैं कर ही सकता हूं तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अपने को इस चैप्टर में कहां तक पहुंचना है कि कोई भी एक ऐसी एंट्री, एक तो मैं लिखवाऊं कि भाई आउटस्टैंडिंग है, यहां ऐड होगा यहां लेस होगा, और अगर आपको यह बात पता है कि ऐड लेस क्यों हो रहा है और आपको यह भी पता है कि इसका ये रूल है, तो मामला सेट हो जाएगा फिर। ठीक है जी। तो बस मैं उसी की कोशिश करूंगा और ये आने वाले 3 4 चैप्टर 5 चैप्टर में ये सारा काम रेडी होगा। और फिर उसके बाद जब ये काम रेडी हो गया ना और जब आपको काम समझ में आ गया, उस दिन देखना तुम्हारे को होमवर्क में क्या देता हूं, फिर तुमसे काम कराऊंगा। और तब मेरा काम करवाना बनता भी है कि जब मैंने सारे पत्ते खोल दिए कि देखो भाई ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है, और अगर कोई नई बात आ जाए तो आपने ऐसे डील करनी है, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो ऐसे डील करनी है, तो फिर कुछ क्वेश्चन उसको, अब उसका ट्रायल रन मैं कैसे करूं? उसका ट्रायल रन ऐसे होगा कि मैं कुछ क्वेश्चन बिना कराए तुम्हें करने के लिए दे दूंगा, ये करके लाओ, मैंने नहीं बताई एडजस्टमेंट क्या है। अगर तुम उसको कर पा रहे हो दैट मींस पेपर में जो आएगा उसको भी कर पाओगे फिर। सही है ना? और अगर ये चैप्टर वैसे आपने कर दिया तो बेटे मेरे लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इससे भी आसान। समझ गए? यहां मैं 2 लेक्चर फालतू लगाऊंगा तो वहां मैं 3 लेक्चर फिर कम भी लगा लूंगा, और एनपीओ वाला जो चैप्टर है वो इन दोनों से आसान हो जाएगा। और ये 3 ही बड़े महाभारत हैं, वैसे तो 4 थे जिनमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, एकोमोडेशन बिल का मैंने रायता फैलाया और देखो कैसे समेट के लाए अपन। अब किसी को एकोमोडेशन बिल में डर लग रहा है? नहीं लग रहा ना? आपको लग रहा है ना हो जाएगा क्वेश्चन, तो बेटा ये भी हो जाएगा, क्यों नहीं होएगा? वैसे पढ़ना है बस अपने। चलो फिर आ जाओ टॉपिक पर वापस। तो एक चीज सबसे पहले समझो, सबसे पहले सब बच्चे समझ लो, मैं क्या पढ़ा सकता हूं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने जिंदगी भर अकाउंट्स ही पढ़ा है, किसी भी बैच को मैं उतना पढ़ाता हूं जितने से वो बैच समझ पाए। खुद देखो आपका समझना जरूरी है, मैंने डिलीवर कर दिया और आपको समझ ही नहीं आ रहा, दैट मींस आप मेरे को बेवकूफ समझोगे, सर पढ़ा ही नहीं पा रहे, समझ तुम्हें नहीं आ रहा। तो उतना डिलीवर होगा जो आप समझ पाए। अगर आप समझते जाएंगे, आप ये देखना मैं चैप्टर को कहां तक लेके जाऊंगा, फिर आप बोलेंगे हाँ अब समझ में आया अकाउंट्स ये है। चलिए, रियल, पर्सनल और नॉमिनल 3 तरह के अकाउंट हैं। पहला अकाउंट कौन सा? पर्सनल और रियल। ये दोनों अकाउंट ईयर एंड पे क्या होंगे? बैलेंस। ये कभी भी राइट ऑफ नहीं होंगे भाई, कभी भी राइट ऑफ नहीं होंगे। तो ईयर एंड पे इनको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। और इनका इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग।
तो अगर अगले साल का ओपनिंग बनाना है तो वो चीज हमें बैलेंस शीट में लेके जानी पड़ेगी, वो चीज हमें क्या क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट में लेके जानी पड़ेगी। एक पॉइंट आता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका एक पार्ट अपन राइट ऑफ करते थे, एक पार्ट अपन अगले साल के लिए कैरी, उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं एसेट कि वो राइट ऑफ नहीं किया तो उसको कैरी करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा तो उसको कहां रखना पड़ेगा, एसेट में, एसेट में रखना पड़ेगा तो उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, एसेट। तो उस जबकि वो एसेट नहीं है तो इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, फिक्टिशियस एसेट, इसलिए दिया उसको नाम हमने, एसेट तो वो है नहीं, लेकिन उसको क्या करना है अगले साल के लिए, कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कैरी फॉरवर्ड मैं करूं कैसे, नाम तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको नाम हमने दे दिया फिक्टिशियस एसेट का। हर बात का रीजन है, हर बात का लॉजिक है, और हर बात का लॉजिक हमें पता भी है, बशर्ते आप कितना सीख पा रहे हो। चले अब आ जाता हूं नॉमिनल अकाउंट पर। लिखो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज रिटर्न ऑफ फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट। अब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल जबकि दो बातें हैं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल दो बातें हैं, एक पार्ट है ट्रेडिंग, एक पार्ट है पी एंड एल, ठीक है। अब ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा पी एंड एल में जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट है इसमें दो बातें हो सकती हैं, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट में भी दो बातें हो सकती हैं, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो डायरेक्ट हैं उन्हें हम ट्रेडिंग से राइट ऑफ करेंगे, और इनडायरेक्ट हैं उन्हें हम पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। डायरेक्ट को ट्रेडिंग से और इनडायरेक्ट को पी एंड एल से। अब अगर मैं तुम्हें एक बात पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कोई मेरे को बता सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है? एक लाइन का मतलब जो इस पूरे कंसेप्ट का कंक्लूजन निकाल दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पता है आपको? मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक लाइन में अगर मेरे को समझाना हो, सिर्फ आपको डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अगर मेरे को इन शॉर्ट आपको समझाना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे एक्सपेंस होते हैं जो हमारी कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, जो कॉस्ट को बढ़ाते हैं, जो कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। जिन एक्सपेंस को करने से मेरी कॉस्ट इफेक्ट होती है वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं, जो एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं वो इनडायरेक्ट है। जो एक्सपेंस कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे वो डायरेक्ट, और जो मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे तो वो इनडायरेक्ट। आप बोलोगे सर बात तो आप एक ही कह रहे हो, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट तो कम होगा। भाई बात सुनो, जो एक्सपेंस डायरेक्ट होगा, आप मेरी बात को सुनिए, जो एक्सपेंस डायरेक्ट होगा वो कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, और कॉस्ट को इफेक्ट करेगा
तो आपकी कॉस्ट अगर बढ़ेगी, माल महंगा हो जाएगा, तो अब उसके ब्याह पर सेलिंग प्राइस बढ़ा लोगे। अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हो रखा है, महंगाई बहुत बड़ी है, और जितने मेरे फोन में जितने बिजनेसमैन के नंबर है ना, नंबर जितने भी बिजनेसमैन के सेव हैं, मेरे कोई रिलेटिव हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स का नंबर सेव है और वो बिजनेसमैन है, मैं उनका एक ही स्टेटस देखता हूं कि माल ऑर्डर करने से पहले रेट कंफर्म कर लेना भाई। उनका यही स्टेटस पाता है कि महंगाई बढ़ गई है, अगला ऑर्डर करने पिछले रेट के ब्याह पर ऑर्डर मत दे देना, क्योंकि हम बिल बना के भेजेंगे तो नए रेट लगा के महंगाई वाले रेट भेजेंगे, आप बोलोगे महंगा, आपने बताया कब था रेट। तो माल ऑर्डर करने से पहले रेट कंफर्म कर लो, क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं, रेट महंगाई बढ़ गई। आप मेरी बात समझ गए? तो क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो आपने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया है ना। आप अपने शॉप पर 2 स्टाफ बढ़ा दो, 2 नए अकाउंटेंट रख लो, तो माल की कॉस्ट आपकी बढ़ी क्या? आप भाव बढ़ा दोगे क्या? नहीं बढ़ा सकते हो। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं, आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस किसका पार्ट होते हैं? कॉस्ट का। अब सुनिए, जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? अगर आप एक ट्रेडर है, ट्रेडर है तभी तो ट्रेडिंग बना रहे हैं, पहले तो आप माल खरीद कर लाए, दिल्ली से माल आता है आपका, तो आपने वेंडर से माल खरीदा, ट्रांसपोर्ट में माल आपके गोदाम तक आया, और जब तक वो रेडी टू सेल नहीं है उसके ऊपर आपके कोई भी खर्चे लग गए, वो सारे खर्चे डायरेक्ट हैं। और जैसे ही आपकी दुकान से माल बिकने के लिए चला गया, उसके बाद जो खर्चे हो रहे हैं, जो उसको बेचने पर, उसको मैनेज करने पर लग रहे हैं, वो सारे इनडायरेक्ट हैं। हाँ या ना? तो देखो, ये प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, अब ये प्रोडक्ट पहले तो कंपनी ने बनाया होगा और फिर इसको बेचने के लिए अदर एक्सपेंस भी किए होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं इसमें? जो इसको बनाने पर, रेडी टू यूज, रेडी फॉर सेल, जो इसको बनाकर बेचने तक में लग गए, वो सारे खर्चे इसके कौन से हैं? डायरेक्ट। सही है ना? जब किसी प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने तक जो खर्चे किए जा रहे हैं सारे डायरेक्ट हैं। पहले आप मेरी बात एक और सुन लो, मैं तुम्हें अभी जो फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूं वो मैं ट्रेडिंग कंसर्न के पढ़ा रहा हूं। ट्रेडिंग कंसर्न कौन होता है? जो बना बनाया माल लाता है और उसकी बिना शेप कन्वर्ट किए उसको बेच देता है। समझ गए? वो ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? आप रो लाकर फिनिश नहीं बना रहे हो, आप गुड्स ला रहे हो और उसको बना बनाया बेच रहे हो। तो ऐसे लोग ट्रेडर है, तो ऐसे लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जब मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा, आपको समझ में आ गया, फिर इसी चैप्टर में मैं तुम्हें फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी सिखाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल लाकर उसकी शेप कन्वर्ट करते हैं और दूसरा कोई फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिर बेचते हैं। यानी अगर मैं तुम्हें किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अकाउंट बनवा रहा होता तो 4 अकाउंट बनते, फिर 4 चीजें बनती। पहले बनता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उससे निकलता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आगे जाके इसी चैप्टर में। फिर बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे P&L अकाउंट, और फिर बनेगी बैलेंस शीट। तो अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। और अगर प्रोफेशनल कंसर्न है तो काय का ट्रेडिंग, फिर ट्रेडिंग की जरूरत, फिर P&L और बैलेंस शीट। अब मैं मेरे अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाऊं तो काय का बनाऊंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट? मैं तो कोई ट्रेड करता ही नहीं। मेरे पास रेवेन्यू मॉडल क्या है? फीस कलेक्शन। उसके रिगार्डिंग मेरे खर्चे हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली P&L बना के इनकम निकाल देता हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कैटेगरी है ही नहीं मेरे पास, मैं तो मुंह ही लाता हूं, पैसे ले लेता हूं। आपसे जो फीस ली उसके बदले में मैंने प्रोडक्टिव क्या दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया। ये तो बुक्स तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री दी है, और ये भी ना दूं मैं? 12th क्लास में ट्यूशन पढ़ते थे तुम, तुम्हारा टीचर तुम्हें कौन सी बुक देता था? तुम 12th क्लास में मेरे पास पढ़े, मैंने तुम्हें कौन सी बुक दी?
मैंने बता दिया डीके को लेना भाई, पढ़ा दूंगा। ये तो मैंने मेरा कंटेंट बना रखा, मेरा बुक्स में नहीं देता। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो आईसीएआई की बुक्स का मॉड्यूल है, मेरे को लगता है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैंने एडिशनल बना दिया। ठीक बात नहीं है क्या? और कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको दे दी बुक कि चलो कोई बात नहीं, ये मैं बियर कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है जो आपने इतनी हैवी फीस दी है वो इन बुक्स के सेट के लिए दी है? बताओ, इन बुक्स के सेट के लिए दिया आपने? नहीं। तो ये तो मेरी, ठीक है, मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी डायरेक्ट कॉस्ट के नाम पर क्या है? मैंने तो मुझे लेना, पैसे ले लेने, कुछ नहीं करना, कोई प्रोडक्ट बेचना है मैंने ना। हम सर्विस इंडस्ट्री है ना भाई, तो हमारा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बन जाएगा। डायरेक्ट पीएनएल कह लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह लो। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाइफरकेट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात समझिए। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्चुअल में मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके हो क्या जाएगा? जीपी तुम्हारे काम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? जीपी। और पीएनएल से क्या निकलेगा? एनपी। लेकिन अल्टीमेटली मतलब तो एनपी से ही है ना। क्या काम आया तुम्हारे जीपी? कोई काम नहीं आया। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट जीपी निकालने के लिए नहीं बनता। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट अपने आप से जीपी आता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट जीपी निकालने के लिए नहीं बनता। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनता है ताकि हम कॉस्ट को बाइफरकेट कर पाए, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाए। क्योंकि ट्रेडिंग की डेबिट में केवल मैं वही सारे खर्चे लिखूंगा जो डायरेक्ट हैं। सुनिए इधर देखिए, जब मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे नहीं आएंगे? पहले बताओ, बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आएगा नहीं आएगा? अभी हम पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले पता है डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से होंगे? वेजिस हो गया, कोई प्रोडक्शन या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके खर्चे हो गए, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आएंगे। पहले ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? मैं ट्रेड कर रहा हूं, ये सारे खर्चे हो गए मेरे, बोलो क्लियर है क्या? ये सारे खर्चों का टोटल है 10 लाख। और 10 लाख रुपए खर्च करके मेरे को पता चला मैंने 1 लाख यूनिट बनाई है। 10 लाख खर्चे करके मेरे को पता चला कि मैंने कितनी यूनिट बनाई है? 1 लाख। तो मेरे को यहां से पता चलेगा कि भैया मेरी 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपए आ रही है। अब इसके ब्याज पर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसके अगेंस्ट मैं फिर क्या रखता हूं? सेल। समझ गए? तो अब कॉस्ट के अगेंस्ट मैं प्रॉफिट मार्जिन प्लस करके सेल रखूंगा, तो दोनों के डिफरेंस को कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो उस नाम को मैंने क्या दे दिया? जीपी। उसको फिर मैं कहां लेके जाता हूं? पीएनएल में। उसमें से अगर हमारे जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको, अब ये देखो इधर, डायरेक्ट एक्सपेंस वो हैं जो मेरी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट में जोड़ते जा रहा हूं, कॉस्ट में जोड़ते जा रहा हूं, जोड़ते जा रहा हूं, जोड़ते जा रहा हूं, जोड़ते जा रहा हूं, जोड़ते जा रहा हूं। सब डायरेक्ट खर्चों को जोड़ा तो मेरे को पता चला कि भैया मेरी कॉस्ट कितनी आई। उसके बिहाफ पर मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड करूंगा कि अब मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग कॉस्ट मेरी इतनी है और मेरे आगे भी खर्चे होने हैं, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? बोलो क्लियर है क्या? सेल वैल्यू में से कॉस्ट हटा दी तो क्या बच गया? जीपी। जीपी में कहां लेके आ गया? पीएनएल में। ध्यान सबका मेरी स्क्रीन पर। अब पीएनएल में जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे जीपी में से क्या हो जाएंगे? माइनस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो हैं जो मेरे प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस। कॉस्ट नहीं बढ़ा रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को कम। तो जो डायरेक्ट होते हैं वो किस में शामिल हो गए? कॉस्ट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जब जब होंगे तो वो मेरी कॉस्ट को बढ़ाएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब जब होंगे तो वो मेरे प्रॉफिट को क्या करेंगे? कम। बोलो क्लियर है क्या? तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटे, ईयर एंड पर अगर मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है तो मैं कहां से राइट ऑफ करूंगा? ट्रेडिंग से। और अगर मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है तो मैं कहां से राइट ऑफ करूंगा बेटे? पीएनएल से। बोलो क्लियर है क्या? एक्सपेंस पर भी यही रूल लगेगा और इनकम पर भी, कि जो डायरेक्ट इनकम है वो कहां जाएंगी? ट्रेडिंग में। एक बात बताना, कैश में सेल करोगे, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल का लेजर बनाओगे, सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है या नहीं है? तो 1 लाख रुपए की सेल कर दी।
अब आप जब ये पोस्टिंग करोगे सेल में, तो सेल का लेजर 1 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस शो करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। एट द एंड ऑफ द ईयर सेल कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल, तो क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए जिस भी अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको क्या करना होता है, रिवर्स। सेल का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और डायरेक्ट इनकम को कहां से राइट ऑफ करेंगे, ट्रेडिंग से। डायरेक्ट इनकम को कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग में। तो एंट्री क्या बनानी पड़ेगी, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको क्लोजिंग एंट्री बोल रहा हूं भाई। ये क्या है, क्लोजिंग एंट्री। सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? पोस्टिंग करवाना, सेल में तो लिखेंगे टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे, इसीलिए आता है बाय सेल। ये देखो आ गया ना बाय सेल, वो आया नहीं है, वो एंट्री बना के लाया गया है। सही है ना? तो कोई भी चीज जो ट्रेडिंग पेंडल में आ रही अपने आप से कुछ नहीं हो रहा। तो एक बात बताओ, जिसको जिसको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई उसको कम से कम इतनी बात तो समझ में आ जाएगी, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आइटम ट्रेडिंग में आएगी, पी एंड एल में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी और कहां आएगी। कम से कम इतना डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ट्रायल बैलेंस में एक नाम लिख दूं और आप उसको जज करके ये देख पा रहे हो कि भैया ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, अगर आप इतना जज कर पा रहे हो तो आप उसको ट्रेडिंग में, पी एंड एल में या बैलेंस शीट में लेकर जा सकते हो बड़े आराम से। ठीक बात है ना? पहली बात तो अपने को ये समझनी है। ठीक है जी, सही है। तो पहला काम तो अपने को यही समझना है कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग में, पी एंड एल में या बैलेंस शीट में जाएगी और कैसे जाएगी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरी बात, जब आपको इतना समझ में आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी एडजस्टमेंट के साथ। लेकिन जरा आप अपनी बुक निकालो, ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, यार ये चैप्टर मैंने ना बुक में इतना गजब बनाकर देने की कोशिश करी है, मैं क्या ही बताऊं। मैंने चैप्टर को बनाने में ही खूब मेहनत करी, 100 से भी ज्यादा पेज का चैप्टर मैंने बनाया है और ज्यादा क्वेश्चन उसमें बीच में मैंने अनसोल्ड दिए हैं। मैंने खूब ही मेहनत करी है बेटा इस चैप्टर को बनाने में। पेज नंबर 10.1 पर एक बार आप आ जाओ। पहली बात तो आपको यह समझनी है कि भैया फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था तो मैं देखता था यार रिजल्ट तो ट्रेडिंग पेंडल निकाल के देता है, बैलेंस शीट में तो एक तरफ एसेट एक तरफ लायबिलिटी लिख देते हैं, बैलेंस शीट से क्या रिजल्ट आता है। तो पहली बात तो यह समझिए कि जब आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाते हैं, ये बात लिखो आप, जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल होता है पहली बात तो ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है और जनरली वो पर्टिकुलर पीरियड 12 मंथ्स का ही होता है। सही है ना? और जो पर्टिकुलर पीरियड का बनता है तो उस पीरियड में होने वाले खर्चों को और उस पीरियड में होने वाली इनकम को कंपेयर करके हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल को परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड में आपके बिजनेस ने क्या परफॉर्म किया उसके बारे में बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड जो 12 महीने का था उसमें आपकी इनकम कितनी हुई, खर्चे कितने हुए और इन सारे काम को करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आया, क्या प्रॉफिट या लॉस आया, उस पीरियड में आपके बिजनेस ने क्या परफॉर्म किया, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, इसको जानने के लिए हम ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाते थे याद करिए, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल के साथ क्या लिखा होता था, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2005। दैट मींस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द पीरियड एंडिंग
दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है। और बैलेंस शीट जो बनती है, बैलेंस शीट के साथ हमेशा आप क्या लिखते हो? एज ऑन द डेट। बैलेंस शीट के आगे फॉर द पीरियड एंडिंग नहीं लिखा जाता। बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है? बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। दैट मीन्स बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है। और ये पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस की पोजीशन बताती है। तो जो बैलेंस शीट होती है वो एक तरह की पोजीशन स्टेटमेंट होती है। ये बात समझो। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है और वो पर्टिकुलर डेट जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। जो लास्ट क्लोजिंग डेट है उस डेट को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट आपको बिजनेस की पोजीशन बताती है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है आज। क्या बिजनेस की एसेट्स हैं, क्या बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, क्या बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड है, इंटरनल पैसा कितना लगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है, वो पैसा कहां कहां हमने ब्लॉक किया हुआ है, वो जज करके बताते हैं। तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बना, वो पर्टिकुलर पीरियड की परफॉर्मेंस बता रहा है। और बैलेंस शीट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पर बनी और वो पर्टिकुलर डेट पर आपको बिजनेस की पोजीशन बताती है। सही है जी। आज की क्लास में मैंने एक बेसिक लेक्चर लिया। अब जो कल हम लोग क्लास करेंगे उससे उनसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस पे जाएंगे। थोड़ा पहले मैं ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट बैलेंस शीट का क्वेश्चन एक रफ आइडिया आपको दूंगा जो कि बिल्कुल आसान है। उसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा एडजस्टमेंट एंट्री पर। पहले मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक बार क्यों आती है, बार है तो दो बार क्यों आती है, उसका मैं लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर करूंगा कि भाई इस कारण से ऐसा होता है। और आपको वो लॉजिक, जैसे आपको ये समझ में आ गया ना ट्रेडिंग P&L वाला लॉजिक कि ये एंट्री ऐसे से आ रही है, आपको वो लॉजिक भी समझ में आएगा। फिर मैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्री बनवाऊंगा, सुन लो, उनकी मैं तुमसे जर्नल एंट्री बनवाऊंगा। जर्नल एंट्री ही आपको बता देगी कि फाइनल अकाउंट में इसका ये ट्रीटमेंट है। क्योंकि जब तुम जर्नल एंट्री बनाओगे, रेंट आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री क्या बनती है? अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हो तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू एंट्री बनानी आ रही है ना। अब मैं तुमसे कोई भी बात पूछूं, जर्नल एंट्री बना सकते हो उसकी। अगर किसी भी बात की तुम जर्नल एंट्री बना सकते हो, फाइनल अकाउंट में भी ट्रीट कर देंगे इसका। इस एंट्री में क्या नाम लिखा आपने? रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब रेंट कौन सा अकाउंट होता है? P&L में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? और ट्रेडिंग एंड P&L में रेंट में जाके तो क्या करते थे? ऐड। और बैलेंस शीट में कहां लिखते थे? लायबिलिटीज में करते थे ना। एंट्री खुद बताएगी आपको, एंट्री खुद ही बता देगी इसको कहां कहां डील करो। क्या बात कर रहे हो आप? आप जर्नल एंट्री डेप्रीशिएशन की क्या बनाते हो? डेप्रीशिएशन टू मशीनरी। अब डेप्रीशिएशन कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। मशीनरी कौन सा अकाउंट? डेप्रीशिएशन नॉमिनल है, राइट ऑफ करना पड़ेगा, P&L में जाएगा। और मशीनरी का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। आपने जर्नल एंट्री में क्या किया हुआ है? क्रेडिट। मशीनरी क्रेडिट करने का मतलब मशीनरी को क्या करना है? कम। तो कर दो फिर माइनस डेप्रीशिएशन मशीनरी में से। बैलेंस शीट में तो माइनस करेंगे, P&L की डेबिट में लेके आएंगे। अपन ऐसे याद करते थे। एंट्री खुद बता देगी ना भाई कि क्या इफेक्ट आएगा। कोई बात नहीं, चैप्टर खोलने दो मेरे को एक बार, ठीक है ना। मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं जिस दिन चैप्टर खत्म करूंगा उस दिन आप खुद ये बोलेंगे सर एक्चुअल में आपने करवाया चैप्टर। अगर आप सीखना चाहेंगे तो सारे धागे खोल दूंगा इसके बाद। आज के लिए इतना ही है।